तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई गई है। तो आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर्स के नाम तो शुरू करते हैं आज की कहानी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट कहानियों की। आज हम लेकर आए हैं पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन इन हिंदी का पूरा मज़ा। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंदीदा कहानी का पूरा रोमांच तो बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो है पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन इन हिंदी। और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप हर ट्विस्ट और टर्न का मजा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कहानी सीधे पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन इन हिंदी स्टाइल में। मेरे अच्छे शिष्य नीचे आओ, तुम्हारे लिए मास्टर ने शादी तय कर दी है। खुशनसीब हो तुम। लेकिन किस्मत का खेल अजीब था। जब मास्टर ने पैसा लेकर गायब हो गया, लिंचेन अपने गुस्से और दर्द के साथ पहाड़ से नीचे उतरता है ताकि अपनी मंगेतर को ढूंढ सके। और तभी एक खूबसूरत महिला अचानक उसे घेर लेती है। तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी जैसे उसकी मंगेतर की एक झलक। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या ये लड़की सच में वही है या उसके पीछे कोई खतरनाक गेम चल रहा है। और लिंचेन के दिल की दहलीज पर कौन होगा असली कब्जा। एक प्यार, धोखा और मिस्ट्री से भरी जंग शुरू हो चुकी थी। सुनने वालों के लिए चेतावनी, ये कहानी आपकी धड़कनें तेज कर देगी, क्योंकि हर मोड़ पर है सस्पेंस और खतरनाक ट्विस्ट। लखनऊ की तपती दोपहर, चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे एक युवक खड़ा था। माथे का पसीना पहुंच रहा था और गुस्से में टैक्सी ढूंढ रहा था। 5 साल पहले उसके मास्टर ने उसे झांसा देकर स्पेशल फोर्स में भेज दिया था। बोले थे कि मेडिक की ट्रेनिंग है, लेकिन निकला कि वो सबसे खतरनाक मिशनों पर जाने लगा। आज रिटायर होकर वापस हिमाचल के अपने गांव लौटा तो मास्टर गायब थे। बस एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अथर्व, तू हमेशा अपने माता पिता के बारे में पूछता था। तुझे जब मैंने पाया था तेरे पास एक राजसी मुहर थी। बहुत कीमती थी वो, लेकिन मैं उन दिनों कंगाल था। लेन देन था, कर्जा था, तो वो मुहर गिरवी रखकर मैंने तेरी सगाई लखनऊ के सिंह परिवार से तय कर दी। दहेज के पैसों से ही मैंने तुझे पाला। बेटा, पैसे ले लिए तो शादी तो निभानी ही पड़ेगी, लेकिन मैंने पता कर लिया है, तेरी होने वाली दुल्हन का नाम आरुषि सिंह है। खूबसूरत, समझदार और अपनी कंपनी की सीईओ। किस्मत वाला है तू। अब अपनी जिंदगी जी। मैं फिर मिलूंगा जब मेरा पोता हो जाए। तेरा मास्टर। चिट्ठी पढ़कर अथर्व के दांत पीस गए। दहेज, मैं लड़का हूँ, मेरा दहेज कैसे ले लिया। मुझे बेच दिया इस बूढ़े ने। घर जमाई बनाकर भेज रहा है। 5 साल की सैलरी का कार्ड भी अपने पास रखा। बोला था शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। मैंने एक पैसा नहीं देखा। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से एक तीखी आवाज आई, पापा छोड़ो ना। मैंने कहा ना, मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे आप रोज फोन क्यों करते हो। ठीक है, बाय। एक लड़की फोन पर बात करती हुई अथर्व के बगल से निकली और सड़क पार करने लगी। उसी वक्त दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार काली फॉर्च्यूनर आई सीधी उसके ऊपर। अथर्व ने झपट्टा मारा, बिना सोचे उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींच लिया। गाड़ी उनके बिल्कुल बगल से निकल गई, लेकिन जल्दबाजी में अथर्व का हाथ लड़की की ड्रेस के पट्टे पर पड़ गया। ड्रेस खुल गई, अंदर की बातें साफ नजर आ गईं। लड़की ने नीचे देखा, फिर चीख पड़ी। झट से दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली। अथर्व ने तुरंत मुंह फेर लिया। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगली बार सड़क पार करते वक्त फोन मत कीजिए, जान जा सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन 10 कदम भी नहीं गया था कि हील्स की आवाज पीछे से आए। अरे सुनो तुम, रुको। अथर्व रुका। लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। लंबी थी, गोरी, लाल रंग के बाल, डिजाइनर ड्रेस, हाथ में महंगा पर्स, गले में हीरे की चेन। उसने अथर्व को सिर से पांव तक देखा। तुम लोकल नहीं लगते। अथर्व ने सिर हिलाया, हिमाचल से हूँ। लड़की ने उसे फिर देखा। हाँ, बुरे नहीं लग रहे। सुनो, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मेरा एक काम कर दो, अच्छा खासा इनाम मिलेगा। अथर्व ने भौहें चढ़ाई। क्या काम। लड़की ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, 2 घंटे के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। मेरे माता पिता से मिलना है। नहीं, 10,000 दे दूंगी। नहीं, 50,000। अथर्व हैरान रह गया, इतनी आसानी से 50,000। देखो, मैंने तुम्हें बचाया था, वो एक्सीडेंट था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लड़की की आंखों में शरारत कौंधी। हाँ, बचाया तुमने, माना, पर तुमने मेरे वो भी देखा, जानबूझकर नहीं सही, लेकिन देखा तो। अथर्व ने मुंह फेर लिया। वो गलती से हुआ, तो अब गलती सुधार लो। लड़की ने ठुड्डी उठाई, वरना मैं चिल्ला दूंगी, बचाओ। ये मेरे कपड़े उतार रहा है, फिर देखती हूँ यहाँ भीड़ तुम्हें क्या करती है। अथर्व का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम एहसान का बदला इस तरह चुका रही हो, मुझसे पैसे ऐंठ रही हो। लड़की ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हाँ, ऐंठ रही हूँ। अब करोगे कि नहीं। अथर्व ने सोचा, मास्टर सब ले गया, जेब में 1 रुपया नहीं। उसने आह भरी। ठीक है, पहले पैसे दो। लड़की ने तुरंत फोन निकाला, गोल्डन आईफोन। कुछ टैप किया, कार्ड नंबर बताओ। अथर्व ने नंबर बताया। 1 मिनट में 50,000 आ गए। चलो। लड़की ने उसकी बांह पकड़ी और चल दी।
रुको, नाम क्या है तुम्हारा? उसने चलते चलते पूछा। अथर्व, बस अथर्व, सरनेम, अभी सिर्फ अथर्व। लड़की ने उसे अजीब नज़रों से देखा, फिर बोली, ठीक है, सुनो अथर्व, अब तुम अथर्व सिंह हो, लखनऊ की एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव। तुम्हारे पापा की कंपनी में 30% हिस्सेदारी है, समझे? अथर्व ने सिर हिलाया। और तुम? लड़की ने ठंडा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तारा राठौर हूँ, 24 साल, मेरे घरवालों के सामने मुझे तारा बुलाना। और हाँ, उसने आगे खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया, एक नई ऑडी Q7, काली चमचमाती। इस गाड़ी को देख लो, ये तो बस शुरुआत है, मेरे पापा के पास 5 गाड़ियां हैं। अंदाजा लगा लो किस परिवार में जा रहे हो। गाड़ी के पीछे विलासनगर का स्टिकर लगा था, लखनऊ के सबसे महंगे इलाकों में से एक। अथर्व ने गहरी सांस ली, ये क्या जाल है, और मैं कहाँ फंस गया हूँ? तभी तारा ने अथर्व से कहा, अगर तुमसे कोई तुम्हारी असली आइडेंटिटी पूछे तो उन्हें जो है ये सब बताना। पिछले साल जून में मैं मुंबई घूमने गई थी, वहाँ अथर्व से मुलाकात हुई। तब से बातचीत चल रही थी और हाल ही में हमने डेटिंग शुरू की। वो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए थे तो मुझसे मिलने रुक गए। आगे और भी काम है उनका, तो जल्दी ही चले जाएंगे। तारा ने झटपट अथर्व की फेक आइडेंटिटी समझा दी। बस इतना सा बैकग्राउंड है, मेरे घरवालों के सामने कम बोलना, अगर कुछ पूछें तो संभाल लेना, बस आज का दिन निकाल दो। अथर्व ने सिर हिलाया, ठीक है, अब कहाँ चलना है? तुम्हारे घर, हॉस्पिटल। तारा ने एक ही सांस में कहा, मेरे दादूजी हॉस्पिटल में हैं। वो रोज कहते हैं कि लड़का ढूंढो, शादी कर लो, तो सोचा बहाना बनाकर तुम्हें ले चलूं, दादूजी को खुश कर दूं। बड़ी प्यारी पोती है। अथर्व ने मन ही मन कुछ बड़बड़ाया और चुप हो गया। दोनों थोड़ा आगे बढ़े और पार्किंग में आ गए। तारा ने अपनी गाड़ी निकाली, एक लाल रंग की रेंज रोवर वेलार। गाड़ी स्टार्ट करते हुए तारा ने कैजुअली पूछा, तुम यहीं आसपास काम करते हो क्या? अथर्व अंदर बैठा, सीट बेल्ट लगाए और बोला, नहीं, अभी अभी यहाँ कुछ काम से आया हूँ। तारा ने फिर पूछा, क्या काम? अथर्व ने सच कह दिया, मेरे मास्टर ने मेरी सगाई तय कर दी है यहाँ लखनऊ में, बस उसी के बारे में देखने आया हूँ। तारा ने स्टीयरिंग घुमाते हुए उसे तिरछी नजरों से देखा। सगाई तुम्हारी, और तुम यहाँ मेरे साथ बॉयफ्रेंड बनकर घूम रहे हो? अथर्व ने कंधे उचकाए, सुना है बहुत खूबसूरत है लड़की। तारा ने एक भौं उठाई, देखा नहीं? तुमने उसे देखा तक नहीं? अथर्व ने सिर हिलाया। तारा जोर से हंसी, अरे भाई, किस जमाने में जी रहे हो? फोटो तो भेज सकते थे, एक फोटो नहीं भेजी तो जरूर बदसूरत होगी। तुम्हें डर है कि फोटो देखकर मना कर दोगे, इसलिए सीधे यहाँ आ गए हो। अथर्व कुछ बोला नहीं। तारा ने आगे कहा, और सुनो, अगर तुम्हारी सगाई पक्की है तो मेरे साथ ये नाटक ठीक है ना? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असली वाली को पता चल जाए। अथर्व ने आराम से जवाब दिया, देखते हैं, अगर ठीक ना लगी तो भाग लेंगे। तारा हंस दी, वाह, कितने आसान हो तुम। उसे असल में फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपनी राजसी मुहर वापस चाहिए थी। उसने मन ही मन सोचा, शादी हो या ना हो, मुझे बस वो मुहर चाहिए। अचानक गाड़ी में फोन की घंटी बजी। अथर्व ने स्क्रीन पर नाम देखा, दीदी। तारा ने अपनी उंगली होठों पर रखी और स्टीयरिंग पर लगे बटन से फोन उठाया, हेलो दीदी। हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दीदी। फोन से एक साफ और मीठी आवाज आई, सुना दादूजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है? हाँ, लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम्हारी तो आज शेयर होल्डर्स मीटिंग है ना, तुम आओ मत, मैं संभाल लूंगी। पापा भी वहाँ हैं। ठीक है, मैं मीटिंग के बाद आ जाऊंगी, एड्रेस भेज दो। ठीक है दीदी, भेज देती हूँ, बाय। फोन कटा। अथर्व ने कैजुअली पूछा, तुम्हारी दीदी भी अनमैरिड हैं? तभी तो तुम पर इतना प्रेशर है शादी का। तारा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरी दीदी कोई आम इंसान नहीं है, वो तो आसमान का सितारा है, इतनी खूबसूरत, इतनी काबिल, खुद की कंपनी की प्रेसिडेंट, कौन लायक है उसके लिए? अथर्व ने हल्के से कहा, दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं। तारा ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसे थोड़ी ना। अथर्व हंस दिया, मुझमें क्या बुराई है, मैं भी तो ठीक ठाक हूँ। तारा ने तंज कसा, वाह, कितना कॉन्फिडेंट हो तुम तो मेरी दीदी के जूते भी उठाने के काबिल नहीं हो। जाओ, जाकर अपनी उस लड़की को ढूंढो जिसकी एक फोटो नहीं भेजी। अथर्व को ताना सुनकर गुस्सा नहीं आया, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, मास्टर ने कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत है और सीईओ है, क्या सच में ऐसा है? योजक चिन्ह। गाड़ी लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दोनों इंडोर डिपार्टमेंट में आए। सामने एक बड़ा सा कमरा था, वीआईपी वार्ड। बिस्तर पर एक बूढ़े आदमी लेटे थे, सफेद बाल, चेहरा पीला पड़ गया था। ये थे तारा के दादूजी दाऊजी। खिड़की के पास एक कपल खड़ा था, तारा के माता पिता श्री राठौर और श्रीमती राठौर। दाऊजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, तारा आ गई। और ये कौन है बेटा? तारा ने झट से अथर्व का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, दादू, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अथर्व, यहीं पास में काम से आए थे तो सोचा आपसे मिलवा दूं। बॉयफ्रेंड? तीनों लोगों की निगाहें एक साथ अथर्व पर टिक गईं। आंखों में सवाल था, शक था। अथर्व ने अपनी पीठ सीधी कर ली। दाऊजी ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक हंसते हुए पूछा, बेटा, तुम फौजी रहे हो? अथर्व थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया, जी, हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। आपने सही पहचाना। दाऊजी जोर से हंसे, बेटा, पूरी जिंदगी फौज में गुजारी है, फौजी और गैर फौजी में फर्क पलक झपकते पता चल जाता है।
तुम बिल्कुल पहाड़ की तरह हो, सीधे साधे, मजबूत। अथर्व ने सोचा, सच में, स्पेशल फोर्स से निकले थोड़े ही दिन हुए हैं, अभी भी असर है। लोग शायद ना पहचान पाएं, लेकिन दाऊजी जैसे बुजुर्ग फौजी तुरंत भाम जाते हैं। फौजी, तारा के पिता श्री राठौर के चेहरे पर साफ नफरत झलकी। वो खुद बिजनेसमैन थे, फौज में नहीं गए थे। उन्हें पता था कि अगर कोई वाकई काबिल होता तो फौज में ही करियर बनाता। इतनी छोटी उम्र में रिटायरमेंट मतलब साधारण सिपाही रहा होगा। दाऊजी ने फिर पूछा, अब क्या करोगे बेटा? अथर्व ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, अभी अभी लखनऊ आया हूँ। कोई नौकरी ढूंढनी है। श्री राठौर का चेहरा और उतर गया। नौकरी भी नहीं है? तारा भी घबरा गई। अरे मैंने तो झूठ बोला था कि बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, बाप की कंपनी में हिस्सा है। ये तो सच सच बोल रहा है। उसने अथर्व की तरफ घूर कर देखा, आंखों से वार्निंग दी। ये नज़ारा तीनों लोगों ने देख लिया, लेकिन सबकी समझ अलग अलग थी। श्री राठौर को अब यकीन होने लगा कि शायद ये सच में तारा का बॉयफ्रेंड है, वरना इतनी नजरें क्यों? उन्होंने सोचा, शायद इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि लड़का गरीब है, कोई खास काबिल नहीं। अगर दादूजी बीमार ना पड़ते और शादी की जिद ना करते तो शायद आज ये घर नहीं आता। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। इतने बुरे हालात वाला लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? सपना मत देख। बाप के चेहरे का भाव देखकर दाऊजी ने बात संभाली, बेटा, पैसे से नहीं इंसान से चलता है घर। मैं भी कभी जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जरूरत है तो मेहनत की, ईमानदारी की। तारा ने राहत की सांस ली, बोली, दादू, मुझे लगा आपको शायद पसंद ना आए। दाऊजी हंसे, बेटा, तुझे खुश देखना चाहता हूँ। बस इंसान अच्छा हो, इज्जत दे सके तुझे, बाकी सब ठीक है। जल्दी से शादी कर लो, मुझे पोता दिखा दो। तारा ने शरारत से मुंह बनाया, दादू, इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी 24 की हूँ। दाऊजी बोले, 24 साल? और कितना रुकेगी? तेरी उम्र में तो तेरी दादी को। अचानक दाऊजी का चेहरा लाल हो गया। उनकी सांस फूलने लगी, वो हौंफने लगे जैसे सांस ही ना ले पा रहे हों। डॉक्टर, अटेंडिंग डॉक्टर। डॉक्टर जयप्रकाश तुरंत आ गए। जांच करने के बाद उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने राठौर परिवार वालों को बाहर बुलाया। दाऊजी के फेफड़ों में पुरानी चोट है, ये अटैक उसी को और बढ़ा दिया है। अब सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है, लेकिन सर्जरी लंबी है और उनकी उम्र में, ईमानदारी से कहूं तो 90% चांस है कि वो ऑपरेशन टेबल पर ही नहीं बचेंगे। श्री राठौर ने घबरा कर पूछा, तो अब क्या करें? डॉक्टर, जयप्रकाश ने मायूसी से सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस कुछ दवाइयां दे सकता हूं जिससे उन्हें आराम मिले, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। अथर्व ने भौहें सिकुड़ी। वो देख सकता था कि फेफड़े की चोट है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। कुछ नहीं कर सकते। ये डॉक्टर कितना बेकार है। श्री राठौर निराश होकर कुछ बोलने ही वाले थे कि डॉक्टर जयप्रकाश का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया, 2 मिनट सुना, फिर चेहरा खिल उठा, गुरुजी, आप लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। फोन रखकर वो बोले, श्री राठौर, आप घबराए मत, मेरे गुरुजी अभी शहर में हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। श्री राठौर की आंखों में उम्मीद कौन थी। कौन है आपके गुरुजी? डॉक्टर जयप्रकाश ने गर्व से कहा, वो देश के मशहूर डॉक्टरों में से एक हैं, वैद्य वामनराव त्रिवेदी। मैं उनका सीधा शिष्य तो नहीं, लेकिन उनके लेक्चर सुने हैं, तो गुरुजी कह सकता हूँ। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। श्री राठौर बोले, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत एहसान होगा, इनाम जरूर दूंगा। अथर्व ने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह। डॉक्टर जयप्रकाश गए। थोड़ी देर में वापस आए, साथ में एक बुजुर्ग सफेद बालों वाले शख्स थे, वैद्य त्रिवेदी। वैद्य त्रिवेदी सीधे वार्ड में गए और दाऊजी की जांच शुरू की। कुछ देर बाद बोले, सिल्वर नीडल्स लाओ। इंतजार करते हुए वैद्य त्रिवेदी ने दाऊजी को हिम्मत दी, भाई साहब, घबराए मत, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस कुछ सुइयां लगाऊंगा, आराम महसूस करोगे। सच में नामी डॉक्टर हैं। पहली सुई लगी, बिल्कुल सही, ये कोई मुश्किल बीमारी है नहीं, पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी के लक्षण तो सुइयों से ठीक हो सकते हैं। दूसरी सुई लगी, क्यू है एक्यू पॉइंट। अथर्व ने भौहें सिकुड़ी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। शेनफेंग पॉइंट पर सुई लगानी चाहिए ना, तंजोंग पॉइंट पर क्यों लगा रहे हैं? तंजोंग पॉइंट से हवा तो निकलती है, लेकिन दाऊजी की कंडीशन अलग है। अगर यहाँ सुई लगाई तो हवा अंदर ही फंस जाएगी। इतना पड़ चुका था अथर्व वैद्य त्रिवेदी की गलती समझ गया। उसने अनजाने में मुंह से कह दिया, बेकार है। सब लोग वैद्य त्रिवेदी को ध्यान से देख रहे थे। अथर्व की आवाज़ भले ही धीमी थी, लेकिन सबने सुन ली। सारी निगाहें अथर्व पर टिक गईं। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। अब जब बोल ही दिया था तो अथर्व ने आगे कहा, जिस तरह से आप इलाज कर रहे हैं वो सिर्फ अस्थायी है, बेकार ही नहीं, उल्टा मरीज को और तकलीफ होगी। डॉक्टर जयप्रकाश ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम डॉक्टर हो? अथर्व ने सच कहा, नहीं, अपने मास्टर से थोड़ी बहुत सीखी है। डॉक्टर जयप्रकाश ने तंज कसा, लाइसेंस है? अथर्व ने सिर हिलाया, नहीं। डॉक्टर जयप्रकाश ने ठंडे स्वर में कहा, न तो लाइसेंस है और यहाँ बकवास कर रहे हो। पता है ये कौन है? वैद्य त्रिवेदी, देश के नामी डॉक्टर। इनको तुम सिखाओगे? अथर्व ने भौहें सिकोड़ी। कुछ समझाना चाहा, लेकिन श्री राठौर ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और तारा की तरफ नाराजगी से देखा। अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखो, जो नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाओ। क्या मौका है ये? तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
उसने झट से अथर्व को एक तरफ खींचा और गुस्से से घूरा। चुप रहो तुम। अथर्व ने अपनी जुबान काट ली, कंधे उचकाए और चुप हो गया। ठीक है, पैसे तुमने दिए हैं, तुम्हारी मर्जी। अथर्व को दाऊजी की बातों से थोड़ा अच्छा लगा था, इसलिए उसने मदद के लिए कहा था। अब अगर उन्हें पसंद नहीं तो चुप रहता है। वैद्य त्रिवेदी ने मुंह फेर लिया और सुई लगाने लगे। कुछ सुइयां लगने के बाद 1 मिनट में दाऊजी की सांस थोड़ी ठीक हुई, उनका शरीर ढीला पड़ गया। वैद्य त्रिवेदी ने संतोष से सिर हिलाया और अथर्व की तरफ देखा। जवान आदमी, ये बेकार है। अथर्व ने सिर हिलाया, फिर भी अपनी बात पर अड़ा, बेकार ही है। वैद्य त्रिवेदी ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते, डॉक्टर जयप्रकाश ने तंज कसा, तुम तो बहुत जिद्दी हो। दाऊजी के लक्षण कम हो गए हैं, सब देख रहे हैं, सिर्फ तुम्हें नहीं दिखता, अंधे हो। वैद्य त्रिवेदी ने गंभीर स्वर में कहा, डॉक्टरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर में एथिक्स होनी चाहिए। जवान आदमी, डॉक्टर बनना है तो फैक्ट्स देखो, सिर्फ अपने दिमाग की बात मत करो, वरना क्वैक बन जाओगे, अपना और दूसरों का नुकसान करोगे। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बोला, सुइयां निकालकर देख लीजिए। डॉक्टर जयप्रकाश ने बेसब्री से कहा, गुरुजी, इनके पास लाइसेंस तक नहीं है, आप इनकी क्यों सुन रहे हैं, ये अपनी ही चला रहा है। श्री राठौर ने गुस्से से कहा, वैद्य जी यहाँ हैं, तुम्हें बोलने का हक किसने दिया, निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अथर्व नहीं हिला, वैद्य त्रिवेदी की तरफ देखता रहा। वैद्य त्रिवेदी ने भौहें सिकोड़कर अथर्व को गौर से देखा। अथर्व मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में न घमंड था न डर। वैद्य त्रिवेदी ने एक पल सोचा, फिर मुड़कर एक एक करके सारी सुइयां निकाल दी। दाऊजी चुपचाप बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा शांत था, सांस स्थिर थी, सब ठीक लग रहा था। थोड़ी देर बाद दाऊजी ने सांस ली और श्री राठौर से बोले, बेटा, इसे क्यों निकाल रहे हो, गलत कहा तो सही, नेकनियति तो है। दाऊजी अचानक रुक गए, फिर एक गहरी सांस ली और जोर से खांसने लगे। ये खांसी पहले से भी ज्यादा थी। दाऊजी का चेहरा बैंगनी हो गया, जैसे किसी भी वक्त सांस रुक जाएगी। कमरे में सबके चेहरे उतर गए, सारी निगाहें वैद्य त्रिवेदी पर टिक गईं। वैद्य त्रिवेदी हैरान थे, उनके माथे पर बल पड़ गए, आंखों में कन्फ्यूजन था। वो खुद से बड़बड़ाए, कैसे, मैंने तो सही सुई लगाई थी। अथर्व बोला, आपने 7 स्टार नीडल तकनीक इस्तेमाल की, बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन आपने सिंप्लीफाइड वर्जन इस्तेमाल किया, उसमें 2 सुइयां कम हैं, इसलिए असर उल्टा हो गया। वैद्य त्रिवेदी ने अचानक सिर घुमाया, उनकी आंखों में हैरानी थी। इतनी छोटी उम्र का ये लड़का पहचान गया कि मैं 7 स्टार नीडल तकनीक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये भी भांप गया कि सिंप्लीफाइड वर्जन है। उनकी आवाज़ में अनजाने ही एक पूछताछ का अंदाज आ गया। सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ भी मैंने उनकी सांस ठीक कर दी थी, अस्थमा कम कर दिया था, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है। अथर्व ने आराम से जवाब दिया, रोकने से अच्छा है मार्ग दिखाना। आपने गलत एक्यू पॉइंट पर सुई लगाई, इन सुइयों से हवा बाहर निकलने की बजाय अंदर फंस गई। जैसे ही आपने सुइयां निकाली, वो और जोर से फूट पड़ी। ये ठीक वैसे ही है जैसे पानी की टंकी में लौकी डाल दो, हाथ से दबाओगे तो नीचे रहेगी, लेकिन हाथ हटाते ही उछलकर बाहर आ जाएगी। वैद्य त्रिवेदी हैरान थे, मैंने गलत एक्यू पॉइंट पर सुई लगाए। अथर्व ने दाऊजी की तरफ देखा जो अब हौंफ रहे थे, लग रहा था कि कभी भी सांस रुक सकती है। उसने कोई देर नहीं की, तेजी से बिस्तर के पास गया, ट्रे पर रखी सिल्वर नीडल्स उठाई और बोला, पहली सुई तंजोंग पॉइंट पर नहीं, बल्कि शेनफैंग पॉइंट पर लगनी चाहिए। अथर्व के हाथ ने बिजली की गति से सुई लगाए, एकदम सटीक, बिल्कुल सही गहराई पर। वैद्य त्रिवेदी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिल्वर नीडल्स बहुत मुलायम होती हैं, इन्हें एक ही झटके में इतनी आसानी से लगाना, ये तो मुझसे भी नहीं होता। दूसरी सुई, बुलांग एक्यू पॉइंट। अथर्व बोलता जा रहा था और उसके हाथ लगातार चल रहे थे। एक के बाद एक सुइयां दाऊजी के शरीर पर लगती जा रही थीं। रिजुवेनेटिंग नीडल। वैद्य त्रिवेदी ने उसे रोका नहीं, उन्होंने तो आगे बढ़कर श्री राठौर और बाकी लोगों को रोक दिया जो अथर्व को रोकने आगे बढ़े थे। उनकी निगाहें अथर्व के हाथों पर टिकी थीं और आंखें चमक रही थीं। वैद्य त्रिवेदी देर तक अथर्व की नीडल तकनीक देखते रहे, फिर अचानक चौंक पड़े। रिजुवेनेटिंग नीडल दुनिया की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीडल तकनीक की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। एक्यूपंक्चर की दुनिया की सबसे अनोखी तकनीकों में से एक, और ये जवान लड़का इतनी छोटी उम्र में रिजुवेनेटिंग नीडल जानता है। अथर्व ने दाऊजी के शरीर पर 2 और एक्यू पॉइंट दबाए। दाऊजी का तनाव भरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उनका बैंगनी काला चेहरा तेजी से हल्का लाल हो गया। अथर्व ने हाथ हटाया, दाऊजी को बिस्तर पर लिटाया, वैद्य त्रिवेदी की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया, आपने सही पहचाना, मैंने रिजुवेनेटिंग नीडल ही इस्तेमाल की। कमरे में सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये अंदाज, अगर वैद्य त्रिवेदी अथर्व से ऐसे बोलते तो ठीक लगता, लेकिन अथर्व का वैद्य त्रिवेदी से ऐसे बोलना। श्री राठौर और बाकी लोग दवा ववा कुछ नहीं समझते थे, न 7 स्टार नीडल, न रिजुवेनेटिंग नीडल, लेकिन अभी कुछ देर पहले दाऊजी मरने की कगार पर थे, वो सबने देखा। और अब उनकी सांस स्थिर थी, चेहरा सामान्य हो रहा था, ये भी सब देख रहे थे। वैद्य त्रिवेदी के चेहरे पर जो हैरानी थी, जैसे भूत देख लिया हो, वो भी काफी कुछ कह रही थी। वैद्य त्रिवेदी जैसे बड़े डॉक्टर ने गलती की और अथर्व ने उस गलती को सुधारा, उन्हें सबक सिखाया। श्री राठौर की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके चेहरे पर घबराहट और खुशी दोनों थे।
तारा जिस लड़के को घर ले आए उसके अंदर इतनी कमाल की डॉक्टरी है। उसने दाऊजी की जान बचा ली, लेकिन चिंता भी थी। अगर आज के बाद मैंने इसे तारा से दूर करने की कोशिश की तो सबसे पहले दाऊजी ही विरोध करेंगे। तारा हैरान थी, उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। सड़क से उठाया एक लड़का, 50,000 में खरीदा एक फेक बॉयफ्रेंड। इतना कमाल का निकलेगा, 50,000 तो वसूल हो गए। वैद्य त्रिवेदी की नज़रें अब अथर्व पर थीं, बिना छुपावट के, पूरे सम्मान के साथ। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, अथर्व जी, आपको कैसे संबोधित करूं? अथर्व ने हल्का सिर हिलाया, बस अथर्व कहिए। वैद्य त्रिवेदी ने फिर पूछा, क्या पूछ सकता हूं कि आपने किससे सीखा? अथर्व ने जवाब दिया, बस इतना पता है कि मेरे मास्टर का सरनेम खन्ना है। वैद्य त्रिवेदी ने सोचा, लेकिन उन्हें कोई मशहूर डॉक्टर खन्ना सरनेम वाला याद नहीं आया। उन्होंने सोचना छोड़ दिया और आभार जताया, आज अगर अथर्व जी यहाँ नहीं होते तो मुझसे बड़ी गलती हो जाती। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अथर्व मुस्कुराया, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। वैद्य त्रिवेदी ने फिर पूछा, एक्यूपंक्चर से तो लक्षण कम हो गए, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। क्या अथर्व जी के पास कोई उपाय है? अथर्व ने सिर हिलाया, एक्यूपंक्चर और दवा दोनों से ठीक हो सकते हैं, बस सही देखभाल चाहिए। वैद्य त्रिवेदी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक पल सोचा, फिर डॉक्टर जयप्रकाश से कागज़ और कलम मंगवाया। उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जो उनके दिमाग में था, फिर आदर से वो प्रिस्क्रिप्शन दोनों हाथों से अथर्व को पकड़ाया। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, कृपया अथर्व जी इसे जांच लें। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। अथर्व ने प्रिस्क्रिप्शन लिया, ध्यान से देखा और मुस्कुराया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा ही है, बस मैं इसमें 15 ग्राम लेटिसिया क्यूबेबा और डालता हूँ। लेटिसिया क्यूबेबा? वैद्य त्रिवेदी ने खुद से बड़बड़ाते हुए सोचना शुरू किया, उनकी आंखों में गहराई थी। प्रिस्क्रिप्शन दाऊजी की जान बचाने के लिए था, इसलिए श्री राठौर और बाकी लोग चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वैद्य त्रिवेदी अथर्व से प्रिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। अथर्व की डॉक्टरी वैद्य त्रिवेदी से भी बेहतर है। तारा की आंखें चमक रही थीं, वो अथर्व को ऐसे देख रही थी जैसे कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। ये कौन सा देवता मुझे सड़क पर मिल गया? दूसरी तरफ वैद्य त्रिवेदी जितना सोच रहे थे, उनका चेहरा उतना ही उत्साहित हो रहा था। उनकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा, ऐसे लेटिसिया क्यूबेबा डालने से दूसरी जड़ी बूटियों के साथ जबरदस्त रिएक्शन होगा। इस दवा का असर कम से कम 30% बढ़ जाएगा। कमाल है, बिल्कुल कमाल। वैद्य त्रिवेदी अपनी खोज से बाहर आए और अथर्व की तरफ देखा। उनकी आंखों में सम्मान था। अथर्व जी की डॉक्टरी अद्भुत है। मैं तो आपके सामने शर्मिंदा हूँ। क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट ले सकता हूँ? कभी आपसे मिलकर और सीखने का मौका मिले। अथर्व थोड़ा हैरान हुआ, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मुझसे सीखना? वैद्य त्रिवेदी का चेहरा शांत और ईमानदार था। डॉक्टरी की कोई सीमा नहीं होती, जिसने सीख लिया वो गुरु है। अथर्व जी, मैं अब चलता हूँ, बाद में संपर्क करूंगा। उनकी ईमानदारी देखकर अथर्व ने फ़ोन निकाला और नंबर एक्सचेंज कर लिया। वैद्य त्रिवेदी मुड़कर चले गए। डॉक्टर जयप्रकाश भी शर्मिंदा चेहरे के साथ पीछे पीछे गए। जाते जाते बोले, दाऊजी की बीमारी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कृपया अथर्व जी की बात मानें। योजक चिन्ह। कमरे में राठौर परिवार वाले अथर्व को देख रहे थे। माहौल अजीब था। तारा सबसे पहले बोली, अथर्व, तुमने अभी कहा कि मेरे दादू की बीमारी ठीक हो सकती है। अथर्व ने पेन उठाया और वैद्य त्रिवेदी के प्रिस्क्रिप्शन में लेटिसिया क्यूबेबा डालकर तारा को दिया। 3 गिलास पानी में उबालकर 1 गिलास रहने दें। 1 महीने तक रोज 3 बार दें, साथ में एक्यूपंक्चर। अथर्व अचानक रुक गया। उसे याद आया कि वो तो सिर्फ 2 घंटे का फेक बॉयफ्रेंड है। 2 घंटे बाद उसका राठौर परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा, तो एक्यूपंक्चर कौन करेगा? लेकिन अब बोल तो दिया था। उसने दांत पीसकर आगे कहा, एक्यूपंक्चर के साथ और अच्छा असर होगा। बिना एक्यूपंक्चर के भी दवा से काफ़ी सुधार होगा। आज जैसा अटैक दोबारा नहीं आएगा। राठौर परिवार खुश हो गया। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर जयप्रकाश कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, और अब ये लड़का ठीक करने की बात कर रहा था। अटैक दोबारा नहीं आएगा, मतलब पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्यूपंक्चर के साथ? अथर्व के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन वैद्य त्रिवेदी जैसे बड़े डॉक्टर उनसे सलाह ले रहे थे, तो उनकी बात मानी जानी चाहिए ना। तारा ने मन ही मन सोचा, वैद्य त्रिवेदी को भी एक्यूपंक्चर नहीं आता, और डॉक्टरों को तो और भी नहीं आता। 1 महीने तक दवा और एक्यूपंक्चर, मतलब आज के बाद भी मुझे इसके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहना पड़ेगा। योजक चिन्ह। इतनी हलचल के बाद दाऊजी कमजोर होकर लेट गए थे। तारा की माँ उनके पास रुक गईं। बाकी लोग वार्ड से बाहर निकल आए। कॉरिडोर में श्री राठौर ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व, तारा के दादू की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। अथर्व ने सिर हिलाया, एक्यूपंक्चर और दवा से ठीक हो जाएंगे। तारा ने अथर्व की तरफ घूर कर देखा। उसकी नज़रों में कुछ और ही था। साले, जानबूझकर तो नहीं कर रहा ये सब? एक्यूपंक्चर का बहाना बनाकर क्या मेरे साथ रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है? अथर्व ने तारा की नज़र देखी और मुस्कुराते हुए बोला, एक्यूपंक्चर के बिना भी काम चल जाएगा, बस दवा 1 महीने और लेनी पड़ेगी। मेरे काम व्यवसाय के चलते समय नहीं मिलेगा शायद। तारा ने राहत की सांस ली। बना रहा है समझदार। मैं तुझे अच्छी लगती हूँ क्या? मेढक का मन खरबूजे पर। छी। श्री राठौर ने कुछ सोचा, फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और अथर्व को देते हुए बोले,
तुमने आज तारा के दादू की जान बचाई। हम पूरा परिवार तुम्हारा बहुत आभारी है। बूढ़े को दोबारा ऐसी तकलीफ न हो, इसलिए कृपया इस दौरान तुम उनका इलाज करो। एक्यूपंक्चर भी करो, पूरी तरह ठीक हो जाएं। ये 5 लाख रुपये हैं, अपने वक्त का इनाम समझकर रख लो। 5 लाख, कितने अमीर हैं। अथर्व ने तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया। उसने तारा की तरफ देखा। तारा भी हैरान थी। उसे 5 लाख की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन पापा ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। अगर पापा ने पैसे दे दिए तो मुझे और अथर्व को नाटक जारी रखना पड़ेगा। तारा ने नाराजगी से कहा। पापा। श्री राठौर ने तारा की नाराजगी को गलत समझा। उन्हें लगा कि तारा को बुरा लग रहा है क्योंकि अथर्व उसका बॉयफ्रेंड है और वो दादू का इलाज कर रहा है, तो पैसे देने की क्या जरूरत। उन्होंने भौहें सिकुड़ी और जोर देकर कार्ड अथर्व के हाथ में रख दिया। पासवर्ड 68 है। तारा, मैं जानता हूं तुम दोनों प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता अलग चीज़ है और अथर्व का दादू की जान बचाना अलग। मैं इन दोनों को मिलाना नहीं चाहता, ना ही चाहता हूं कि इस वजह से तुम्हारे रिश्ते पर कोई असर पड़े। अथर्व की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान कौंध गई। श्री राठौर ने मुझे पहले नीचा देखा था क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं गरीब था। अब जब मैंने दादू को बचा लिया तो पैसे देकर एहसान चुकता कर रहे हैं, ताकि जब वो हमारे इस नकली रिश्ते को तोड़ें तो कोई एहसान न रहे, कोई उलझन न रहे। पैसे ले लिए तो अब कोई एहसान नहीं रहा। अंकल जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ। अथर्व ने कार्ड ले लिया, फिर तारा की तरफ देखा जो मुंह फुलाए खड़ी थी। वो मुस्कुराया और बोला, आगे जब तारा और मेरी शादी होगी तो अपना अलग घर लेंगे। ये पैसे मैं जमा करके रख लेता हूँ। तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अथर्व को गुस्से से घूरा। चुप कर। श्री राठौर का चेहरा और ठंडा पड़ गया। उन्होंने उस बात को इग्नोर करते हुए सीधा सवाल पूछा, हम दवा तो जारी रखेंगे। एक्यूपंक्चर कितने दिन में करना होगा। 3 दिन में एक बार काफ़ी है, उसके बाद कम कर सकते हैं। श्री राठौर ने सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिन में तारा तुमसे संपर्क करेगी। ये साफ इशारा था कि अब जाना चाहिए। अथर्व ने बिना देर किए कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। तारा बोली, पापा मैं इसे छोड़ने जाती हूँ। जाओ। योजक चिन्ह। तारा और अथर्व इंडोर डिपार्टमेंट से बाहर निकले। तारा रुकी, अथर्व को घूरा और गुस्से से पूछा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। अथर्व मुस्कुराया। एक्यूपंक्चर। तारा ने ठंडी सांस ली। मैं मानती हूँ तुमने मेरे दादू की जान बचाई, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें नहीं चाहती। तारा ने सीधे तौर पर कहा, लेकिन अथर्व को गुस्सा नहीं आया। उल्टा ये लड़की उसे दिलचस्प लगी। थोड़ी शाही जिद्दी लड़की है, लेकिन सीधी सादी भी है। अथर्व ने बैंक कार्ड तारा की तरफ बढ़ाया। एक्यूपंक्चर से जल्दी असर होगा, लेकिन बिना एक्यूपंक्चर के भी काम चल जाएगा। या फिर तुम ये पैसे वापस ले लो, कोई बहाना बना देना और मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है। तारा हैरान हुई। 5 लाख, तुम ये पैसे वापस कर दोगे। अथर्व हंसा। 50,000 तो मैंने तुमसे लिए ही हैं, बाकी का इलाज मेरी तरफ से फ्री सर्विस समझो। तारा ने एक पल सोचा, फिर कार्ड लेने की बजाय फ़ोन निकाला। पैसे तुम रखो, बस मेरे दादू का इलाज ठीक से करो। ये लो मेरा कॉन्टैक्ट। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। अथर्व ने चारों तरफ देखा और हाथ हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में कॉन्टैक्ट करता हूँ। फिलहाल वॉशरूम जाना है, बहुत देर से रोक रखा है। तारा ने मुंह बनाया। आलसी आदमी, बहुत पेशाब पाखाना करते हो। वो ऊपर जाने ही वाली थी कि फ़ोन बजा। दीदी, अरे मैं तुम्हें लोकेशन भेजना भूल गई। पार्किंग में हो, मैं इंडोर डिपार्टमेंट के नीचे हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है। थोड़ी देर में पार्किंग की तरफ से एक लंबी और खूबसूरत महिला आई। उसने नीली कॉलरलेस शॉर्ट स्लीव ब्लेजर और काली हील्स पहनी थी। नक्श निगार सुंदर थी। तारा से 70-80% मिलती थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी, एक अलग ही अंदाज था। तारा आगे बढ़ी और उस महिला का हाथ पकड़ा। वाह, इतनी खूबसूरत, बिजनेस सूट में भी देवी लग रही हो। वो महिला हल्का मुस्कुराई। क्यों तारीफ कर रही हो, हम तो एक जैसी ही लगती हैं। लोग कहते हैं हम जुड़वा हैं। तारा हंसी। हाँ, दिखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन मेरा टेम्परामेंट तुमसे बहुत कम है। वो महिला आगे बढ़ी। दादू कैसे हैं। तारा ने उसे रोका। दादू अब ठीक हैं, टेंशन मत लो। पहले मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज मैंने एक फेक बॉयफ्रेंड हायर किया है। ही। तारा ने उसे एक तरफ खींचा और सारी बात बताई। वो महिला हंस पड़ी। तू बहुत पागल है, लेकिन अच्छा हुआ, वरना दादू की बीमारी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और वार की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तो हमेशा लकी हूँ। योजक चिन्ह। उसी वक्त अथर्व दूसरी तरफ से वॉशरूम से निकला। उसने सिर घुमाया तो देखा तारा किसी महिला के साथ हाथ में हाथ डाले इंडोर डिपार्टमेंट में जा रही है। क्या आरव ले पाएगा अपने जेट पेंडेंट वापस? और क्या आरव को मिल पाएगी वो लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था? और क्या सच में वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि आरव उसे शादी कर ले? क्या आरव सच में उस लड़की से शादी करेगा या फिर होगा कोई और राज? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।